हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज से हम शुरू कर रहे हैं ट्वेल्थ क्लास गुजरात बोर्ड के एसपीसीसी में क्वेश्चन आंसर्स और जो भी अदर ऑब्जेक्टिव्स के पार्ट हैं वो देखने का। अभी देखिए, जैसे समय है रिवीजन का, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं आपके लिए हर चैप्टर के एसपी के एमसीक्यूज, वन सेंटेंस और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो लाते रहूँगा कुछ पार्ट्स में। तो आज हमारा है डे 1 और आज हम शुरुआत कर रहे हैं एसपी का चैप्टर फर्स्ट। आप देख सकते हैं इशू ऑफ शेयर्स। ये इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के सेक्शन ए से। इसमें मैं आपको टेक्स्ट बुक के आंसर्स के अलावा कुछ और एडिशनल एमसीक्यूज के बारे में भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो क्या आपके बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट एमसीक्यू है which acts are required to be followed by a company for issue of shares and other securities of India। कि कौन से एक्ट्स है जो रिक्वायर्ड है, अगर हम कंपनी ओपन करते हैं तो कौन से एक्ट्स फॉलो करने पड़ेंगे शेयर्स इशू करने के लिए और सिक्योरिटीज इशू करने के लिए इंडिया में। तो देखिए ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट है सिक्योरिटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, सेकेंड है कंपनीज एक्ट, थर्ड है सेबी एक्ट और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। और फ्रेंड्स, आपने जब अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये एक्ट पहले लागू हुआ था और ये हमें फॉलो करना पड़ता है। बाद में कुछ चेंजेस करके 2013 में ये एक्ट रिन्यू किया गया था, तो कंपनीज एक्ट के नाम से जाना गया। और फिर सेबी का खुद के भी रेगुलेशंस का एक्ट 92 में फॉर्म हुआ था, जिसमें उसने गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख रखे हैं। तो इस हिसाब से ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, which is all of the above। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, all of these। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है by which document can an invitation be made for public issue। अब ये कि पब्लिक में जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो इनवाइट कैसे करते हैं पब्लिक को, कि पब्लिक को बताया कैसे जाता है कि हमारे शेयर्स मार्केट में आए हैं, आप उसे प्लीज़ परचेज करें, तो वो पब्लिक को पता कैसे चलता है। तो देखिए ऑप्शंस क्या हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखिए, इस मेमोरेंडम का कोई भी रोल प्ले नहीं होता है, क्योंकि ये तो कंपनी के अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में इसमें लिखा होता है। आर्टिकल्स में भी राइट्स और रेगुलेशंस के बारे में लिखा होता है कंपनी के, तो इसका भी इन्विटेशन से कोई लेना देना नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन का भी कोई लेना देना नहीं है। तो बचा हमारे पास ये प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस एक एडवर्टीजमेंट तरीके का होता है जो है ना, ऑनलाइन रिलीज आउट किया जाता है, अखबारों में रिलीज आउट किया जाता है कि हमारी नई कंपनी ओपन हुई है और उसके बारे में सब डिटेल्स लिखी जाती हैं। कंपनी और जो भी कॉमन पब्लिक है उसको कंपनी के शेयर्स परचेस करने के लिए अट्रैक्ट और इनवाइट किया जाता है। देखिए इनवाइट वर्ड यूज हो गया, यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा प्रॉस्पेक्टस, विच इज ऑप्शन बी। आई होप आपको क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन है विच अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। कि कौन सा अलॉटमेंट शेयर्स का शुरुआत से ही मतलब इग्नोर करना चाहिए या ये शेयर्स इशू करने अलाउ ही नहीं है। तो इसका आंसर होगा इलीगल। इरेगुलर शेयर्स भी कुछ कंडीशंस में मार्केट में रिलीज आउट होते हैं बिफोर पब्लिक इशू। तो पब्लिक इशू तो होते हैं, पब्लिक को तो इशू दिए ही जाते हैं शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट्स भी होते रहते हैं कंपनीज में, जिसका आंसर रहेगा इलीगल। इलीगल इशू करना शेयर्स को कभी भी सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर होगा इलीगल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। और फोर फीचर ऑफ शेयर्स की वजह से क्या होता है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। कंपनी रिफंड्स द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर। तो शेयर्स फोरफीट करने के तरीके से शेयर्स को जब्त कर लेना। तो कंपनी जब्त कर लेगी तो जब्त किए हुए शेयर्स की अमाउंट पे नहीं की जाती है। सेकेंड है द कंपनी डज नॉट रिफंड द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर। जैसे मैंने अभी बताया, जब्त किए हुए शेयर्स की कंपनी अमाउंट पे नहीं करती है। थर्ड ऑप्शन है पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट चेंज। तो शेयर कैपिटल एक बार जो दे दी अब वो चेंज तो हो नहीं सकती, ये ऑप्शन तो बिल्कुल वैलिड ही नहीं है। ऑथराइज शेयर कैपिटल रिड्यूसेस, ये भी वैलिड नहीं है। शेयर कैपिटल जितना दिया उतना रिड्यूस हो नहीं सकता। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए भी इसके लिए सही नहीं है। सी और डी इसके बिल्कुल फिट नहीं बैठते, साइंस नहीं है कोई।
तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा विच इज ऑप्शन बी विच इज द फाइनल आंसर, जो भी है द कंपनी डज नॉट रिफंड द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर। जो अमाउंट शेयर होल्डर ने पे किया है इधर इंस्टॉलमेंट्स पे है या इकट्ठा पे किया है तो कंपनी फिर फोरफिट कर देती है, उसे वापस शेयर होल्डर को नहीं लौटाती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिनिमम गैप बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट्स शुड बी। अब आपको पता होगा कि कम है ना, चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि शेयर्स जब रिलीज आउट करते हैं तो उसकी जो भी वैल्यू होती है वो कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पे की जाती है, 3 इंस्टॉलमेंट्स 4 इंस्टॉलमेंट्स। अगर शेयर होल्डर चाहे तो उसे इकट्ठा भी पे कर सकता है, अगर इकट्ठा पे नहीं करना तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज का इंस्टॉलमेंट डिसाइड किया जाता है। तो मिनिमम गैप एक इंस्टॉलमेंट्स के बीच में कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 4 मंथ। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, आपने चैप्टर में पढ़ा है जो मिनिमम गैप होता है वो होना चाहिए एटलीस्ट, वो होना चाहिए 1 मंथ का, कि एटलीस्ट उनके रूल्स और रेगुलेशंस में लिखा होना चाहिए कि एटलीस्ट 1 मंथ का गैप तो वो ही हो। अगर कोई चेंजेस हो या आगे पीछे करना हो तो वो अपने MOA में या AOA में कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग से कंपनी के शेयर्स इशू कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हाउ इज शेयर कैपिटल डन इन शेयर एप्लीकेशन डन इन रिसेंट टाइम, कि अभी रिसेंटली अब शेयर एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे किया जाता है। चलिए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। बाय मेकिंग एप्लीकेशन ऑफ सेबी, बाय डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन एंड चेक, बाय फिलिंग ASBA फॉर्म एंड गेटिंग शेयर एप्लीकेशन मनी ब्लॉक्ड इन द बैंक अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट, या बाय मेकिंग एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। देखिए ऑप्शन जो 4 है, ऑप्शन डी, उसका क्वेश्चन से कुछ भी लेना देना ही नहीं बन रहा है, तो हम इसे पहले ही काट देंगे। ये इसका कोई सेंस ही नहीं हो रहा है क्वेश्चन से, तो ये ऑप्शन कट आउट हो जाएगा। बाय मेकिंग एप्लीकेशन टू सेबी, तो जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तब से इसकी भी कुछ खास वैल्यू रही नहीं। अब ऑप्शन बाय डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन एंड चेक, ये भी इस तरीके से भी अब नहीं किया जाता है जब से डीमैट अकाउंट्स वगैरह ओपन होने लग गए डिजिटली। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया विच इज ऑप्शन सी, जो कि है बाय फिलिंग ASBA फॉर्म एंड गेटिंग शेयर एप्लीकेशंस मनी ब्लॉक्ड इन द बैंक अकाउंट। तो फ्रेंड्स हमने जैसे चैप्टर में पढ़ा ही है कि है ना, एक पर्टिकुलर अमाउंट रिलीज आउट होती है और फिर वो बीच में ब्लॉक हो जाती है जब तक शेयर्स आएँ, उसके बाद वो रिलीज आउट की जाती है। पूरी प्रोसेस है जिसे आस्पो प्रोसेस भी कहते हैं, विच इज़ अ वेरी फेमस प्रोसेस और हर कंपनी में ऑलमोस्ट जो है शेयर्स रिलीज आउट करते टाइम ये फॉलो होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राइट शेयर मीन्स, कि राइट शेयर का मतलब क्या होता है, किससे अलॉट किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। शेयर्स टू बी अलॉटेड टू एम्प्लॉइज, शेयर्स टू बी अलॉटेड टू प्रमोटर्स, शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन, शेयर्स टू बी अलॉटेड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। फ्रेंड्स हमने जैसे पढ़ा है चैप्टर में, एम्प्लॉइज बिल्कुल भी नहीं है, प्रमोटर्स के लिए भी नहीं है ये राइट शेयर का ऑप्शन, कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन ये तो वैलिड ही नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इसका मतलब कि हमारे कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पहले से ही हैं कंपनी में, लेकिन हम नए शेयर्स आउट कर रहे हैं कंपनी से, नए शेयर्स बाहर निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले नए मार्केट में लाने से पहले हम वो शेयर्स एग्जिस्टिंग होल्डर्स को ऑफर करते हैं, और वो जो पहले से हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको नए शेयर्स ऑफर किए जाएँ, उन्हें ही राइट शेयर्स कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है What is returning of share certificates to the company by shareholders called? कि शेयर सर्टिफिकेट अगर शेयर होल्डर ने शेयर सर्टिफिकेट्स कंपनी को लौटा दिए हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो उसे क्या कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन ऑप्शंस की तरफ पढ़ते हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स, शेयर्स स्प्लिट, ऑफर फॉर सेल या शेयर्स सरेंडर। देखिए बायबैक का मतलब तो छोड़े हुए शेयर्स वापस परचेज करना, तो ये बिल्कुल भी इस कंडीशन से बिल्कुल अपोजिट जा रहा है, तो ये आंसर होगा ही नहीं। शेयर सरेंडर, शेयर स्प्लिट का मतलब कि वो डिवाइड हो जाना, लाइक 1:1 या कुछ रेशियोज में कंपनी अकॉर्डिंगली कुछ रूल कुछ भी इश्यूज की वजह से कई बार शेयर्स स्प्लिट किए जाते हैं, तो उनको एक के बदले 2 शेयर्स हो जाते हैं उनके अकाउंट में, वो जिस भी रेशियो में हुआ हो, तो ये भी उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करता है। ऑफर फॉर सेल, ये तो खुद ही ऑफर करना हो गया, तो रिटर्न का तो कोई सवाल ही नहीं होता, ये तो ऑप्शन ही कट आउट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा शेयर सरेंडर। सरेंडर मतलब अब त्याग देना, छोड़ देना, तो उसी से हम रिलेट करेंगे शेयर सर्टिफिकेट्स को रिटर्न कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, तो इससे हम सरेंडर वर्ड को भी रिलेट करके इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। लेटर ऑफ रिनंसिएशन इज रिलेटेड टू, कि रिनंसिएशन का जो लेटर है वो किससे रिलेटेड होता है? तो फ्रेंड्स हम सबको पता है ये जो लेटर है वो राइट शेयर्स से रिलेटेड होता है। राइट शेयर्स अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है बाय हाउ मेनी वेज डज अ पब्लिक कंपनी रेज कैपिटल, कि कितने वेज होते हैं पब्लिक कंपनी के कैपिटल रेज करने के? तो फ्रेंड्स इसका इजीली जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 वेज होते हैं कंपनी के कैपिटल रेज आउट करने के। 4 तरीकों से कंपनी कैपिटल जो है वो रेज कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग शेयर्स डिवाइडेड, कि प्रोसीजर ऑफ इशूइंग शेयर्स, जो शेयर्स इशू करने का जो प्रोसेस है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? ठीक है, बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस है 2, 3, 4 या 6। फ्रेंड इसका आंसर हमें पता है, इसका आंसर होगा 2। ये जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में डिवाइडेड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच टाइप ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इशूइंग शेयर्स आर मेड, कि शेयर्स इशू करने के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस किस तरीके की बैंक्स में होते हैं? ऑप्शंस है कोऑपरेटिव बैंक, आरबीआई, फॉरेन बैंक या शेड्यूल बैंक। देखिए कोऑपरेटिव बैंक्स तो हो नहीं सकते, वो छोटे मोटे बैंक्स होते हैं, छोटा मोटा एरिया का जो है वो बैंक अकाउंट्स छोटे लोग उसको ओपन करते हैं। सेकेंड है आरबीआई, डायरेक्टली आरबीआई से तो कॉन्टैक्ट कर नहीं सकते, वो खाली रूलिंग बैंक है, उसके अंडर में दूसरी बैंक्स वर्क करती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फॉरेन बैंक कंपलसरी नहीं है कि हर एक अकाउंट जो होगा कंपनी का फॉरेन बैंक में ही रहेगा, कि इंडियन कंपनीज जो है वो दूसरी कई तरीके के अलग दूसरे बैंक्स में भी अकाउंट्स ओपन कर दिए, तो ये भी एक ऑप्शन नहीं रहेगा। कोऑपरेटिव कट हो गया, आरबीआई हो ही नहीं सकता, फॉरेन बैंक इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन। बस एक ही ऑप्शन बचा विच इज शेड्यूल बैंक। जो उनकी शेड्यूल बैंक होती है उसमें ही वो जो है बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो शेयर्स को इशू करने के रिगार्डिंग उसमें प्रोसेस किए जाए। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेड्यूल बैंक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है व्हाट प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स शुड बी रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर आउट ऑफ टोटल इश्यूड शेयर्स, कि आपको ये पता होगा, आपने पढ़ा है पूरे चैप्टर में कि 100% अब हम उसे कंसिडर करें शेयर्स जो इशू कर रहे हैं तो उसमें हर एक के लिए पर्टिकुलर परसेंटेज रखे गए हैं। तो उसमें से रिटेल इन्वेस्टर के लिए कितने परसेंट है कि मिनिमम इतने परसेंटेज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी को इशू करने पड़ेंगे, कंपलसरी है, ये रूल्स में लिखा हुआ है। चलिए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ऑप्शंस है 5%, ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15% या ऑप्शन डी 20%। फ्रेंड्स इसका हम सबको पता है जो 1/10 हिस्सा होता है वो हमें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखना पड़ता है, विच इज 10%। ये भी सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिनिमम हाउ मेनी एप्लीकेशंस शुड अ कंपनी रिसीव अगेंस्ट द शेयर्स इशूड बाय इट फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए कितनी लिस्ट आनी चाहिए कंपनी के पास अगर वो शेयर्स रिलीज आउट कर रही है, कि अगर वो पता चल गया कि भी कंपनी के शेयर्स आ रहे हैं तो एडवांस में मिनिमम कितने परसेंटेज सब्सक्रिप्शन का जो लिस्ट है उनके पास, एप्लीकेशंस है वो उनके पास आना चाहिए। ऑप्शंस हैं 50%, 60%, 75% या 90%। तो फ्रेंड्स इसका हम सबको आंसर पता है, मिनिमम 90% का जो है उनके पास लिस्ट आना चाहिए, उनके पास लेटर्स आने चाहिए सब्सक्रिप्शन के, तभी वो वैलिड होगा, तभी उसे आगे प्रोसेस करने के लिए दिया जाएगा कि अपने शेयर्स जो हैं मार्केट में रिलीज आउट करें। हमने पूरे चैप्टर में यह पढ़ा है, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द प्रमोटर्स कैन नॉट सेल द शेयर्स हेल्ड बाय देम फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड, कि जो प्रमोटर्स हैं वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उनके पास जो भी शेयर्स हैं वो सेल नहीं कर सकते, ये रूल होता है।
तो वो टाइम पीरियड कितना है, उस टाइम पीरियड को कहते क्या है, जितने टाइम तक वो जो शेयर्स उनके पास रह जाते हैं वो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ऑप्शंस देखें। ऑप्शन ए परचेज, ऑप्शन बी सेलिंग, ऑप्शन सी लॉक इन पीरियड, ऑप्शन डी लॉकआउट पीरियड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमें सबको पता है, इसका आंसर होगा लॉक इन पीरियड। अगर हम थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करें तो देखिए वो शेयर्स सेल नहीं कर सकते, इसका मतलब वो उनके पास लॉक हो गए, अब वो उसका कुछ कर नहीं सकते। तो इससे भी हम रिलेट करें तो दो ऑप्शंस तो ऐसे ही कट आउट हो जाएंगे, परचेज और सेल। बचे तो लॉक वाले, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे लॉक इन पीरियड, क्योंकि उनके पास शेयर्स इन है, रहे हैं, उनके पास है, वो उसका कुछ कर नहीं सकते। जैसे हम थोड़ा स्मार्ट वे में भी इसको आंसर कर सकते हैं। द आंसर इज लॉक इन पीरियड, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है which account has to be opened by the company for transaction of subscription amount। कि सब्सक्रिप्शन अमाउंट का जो ट्रांजैक्शन है वो कर पाए, कि जो भी शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं उसके अगेंस्ट जो उन्होंने अमाउंट दी है, अब उस अमाउंट को कंपनी जो है ट्रांजैक्शन कर सके, यूज़ कर सके, उसके लिए एक अलग अकाउंट खुलवाना पड़ता है कंपनी को। तो वो कौन सा अकाउंट है? चलिए ऑप्शंस देखें। ऑप्शन ए डीमैट अकाउंट, विच इज़ रॉन्ग। ये तो कॉमन पब्लिक को खुलवाना पड़ता है शेयर्स में डील करने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेविंग्स अकाउंट भी कॉमन पब्लिक ओपन करवाती हैं अपनी सेविंग्स वगैरह बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, इसका कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है, तो ये भी कट आउट हो जाएगा। करंट अकाउंट जो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होते हैं, बिजनेस के लिए मोस्टली ओपन होते हैं, जिसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं मिलता, ये पैसा ट्रांसफ़र करना या लेना उसके काम में आते हैं, तो इसका भी कुछ रोल नहीं है। और बस एक ही ऑप्शन बचा विच इज़ द राइट आंसर, जो कि है एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट में ये पैसे आते हैं। देख लिया हमने ये आंसर, इसका आंसर है एस्क्रो अकाउंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट ऑफ लेटर ऑफ रिनंसिएशन इज। तो जो लेटर ऑफ रिनंसिएशन है उसके सेकेंड पार्ट को क्या कहा जाता है, मतलब क्या है वो, क्या कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो लेटर ऑफ रिनंसिएशन का सेकेंड पार्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन है लेटर ऑफ रिनंसिएशन इटसेल्फ, रिक्वेस्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स एप्लीकेशन या शेयर्स ट्रांसफर। देखिए इसका सेकेंड पार्ट है, खुद तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो सीधा सीधा ही कट आउट हो जाएगा। अब बचे ये तीन, तो शेयर एप्लीकेशन जो है वो रिनंसिएशन के बाद डायरेक्ट नहीं आना है, तो ये भी कट हो जाएगा। और अगर किसी के पास शेयर्स होंगे तभी वो ट्रांसफ़र कर पाएगा, तो ये इशू में तो इसका कोई भी रोल प्ले नहीं हो रहा है, तो ये भी इजीली कट आउट हो जाएगा। आंसर बचेगा रिक्वेस्ट फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, विच इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी रिक्वेस्ट फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, विच इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ लेटर ऑफ रिनंसिएशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हाउ इज द नोटिस फॉर शेयर कॉल डिस्पैच। कि शेयर कॉल के लिए जो नोटिस है वो कैसे डिस्पैच की जाती है, कि शेयर होल्डर को कैसे बताई जाती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि शेयर कॉल की उनका शेयर कॉल का अमाउंट पेंडिंग है या कुछ भी उनका इशू है, तो वो शेयर होल्डर तक बात पहुँचाई कैसे जाती है, तो किस वे से पहुँचाई जाती है। तो ऑप्शन है बाय स्पीड पोस्ट, बाय ईमेल, बाय कुरियर या बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। तो इसका आंसर है सिंपली रजिस्टर्ड पोस्ट, कि जो उनकी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ जो रजिस्टर्ड पोस्ट हैं, जो रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं, वहाँ से रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू शेयर होल्डर को शेयर कॉल के रिगार्डिंग जो है नोटिस भेजी जाएगी। वो रिमाइंडर कॉल भी हो सकता है या एडवांस में पे कर दिया है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी हो सकता है, वो इसी रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही भेजा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा इजीली रजिस्टर्ड पोस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इफ द इन्वेस्टर फेल्स टू पे कॉल मनी इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट द कंपनी सेंड्स हिम। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो शेयर होल्डर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो कॉल मनी जो है वो पे नहीं कर पाते हैं, तो कंपनी उन्हें क्या सेंड करती है। ए डिमांड नोटिस, बी रिमाइंडर, सी कंप्लेन लेटर या डी इंक्वायरी लेटर। देखिए डिमांड नोटिस वो इशू कर नहीं सकते, क्योंकि इमीडिएटली वो उसे इशू नहीं कर सकते हैं, इमीडिएटली शेयर होल्डर के इतने अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। हो सकता है कुछ वैलिड रीज़न हो जिसकी वजह से स्किप हो गया हो, तो फिर इस वजह से डिमांड नोटिस नहीं भेजी जाती है। इंक्वायरी लेटर
अब अगर कुछ सस्पिशियस इफेक्ट हो तभी इंक्वायरी की जाती है और इंक्वायरी लेटर दिया जाता है। तो नॉर्मल सा रिमाइंड करवाने में कुछ भी इंक्वायरी टाइप नहीं होता है तो इंक्वायरी लेटर भी नहीं होगा। कंप्लेंट लेटर, अब उन्होंने अमाउंट पे करना थोड़ी देर कर दी, इसलिए कंप्लेंट लेटर इशू करना इज नॉट अ वैलिड रीजन, तो ये कंप्लेंट लेटर भी नहीं होगा। द वन एंड ओनली आंसर इज रिमाइंडर, कि उन्होंने रिमाइंडर भेजेगी कि सर आपका इतना अमाउंट है, मैम आपका इतना अमाउंट बाकी है इस कॉल का, तो आप प्लीज़ इस ड्यूरेशन तक पे कर दें। इसके लिए कंपनी जो है वो रिमाइंडर लेटर उन्हें भेजेगी। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द नोटिस गिवन अबाउट द फोरफीचर ऑफ शेयर्स। शेयर्स जो फोरफिट कर देती है कंपनी, फोरफिट हो जाते हैं, तो उसका नोटिस कैसे दिया जाता है। ऑप्शन है टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, लीफलेट के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूज़पेपर। टीवी रेडियो इज नॉट अ वैलिड रीजन, और लीफलेट के थ्रू कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा इजीली न्यूज़पेपर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द स्पेशल राइट इन टर्म ऑफ शेयर मीन्स, कि जो स्पेशल राइट दिया जाता है शेयर होल्डर्स को टर्म ऑफ शेयर्स में, उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लीन, उसे लीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म इज डिविडेंड पेड। डिविडेंड किन तरीकों से पे किया जाता है, या थोड़ा सा अगर साइंस भी लगा तो इसका आपको इजीली पता चल जाएगा कि कैश के फॉर्म में पे किया जाता है। वाउचर कैसे देंगे, डिफरेंट आइटम्स के थ्रू पे नहीं किया जाता, बार्टर सिस्टम नहीं है ये, ज्वेलरी के थ्रू तो पॉसिबल ही नहीं। इसका सिंपल सा आंसर है कैश। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द टाइप ऑफ शेयर्स डिविडेंड। कितने टाइप के शेयर्स डिविडेंड होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 2। ये यहाँ पे लिखा है एनुअल और सेमीफाइनल। तो डिविडेंड होता है वो कई बार कंपनी एनुअली देती है या 6 मंथ्स पीरियड में, कि 6 मंथ में फिर अगले 6 मंथ में, तो 2 बार ईयर में, या ईयर में 1 बार एनुअली, और जो 6 मंथ पीरियड है उसे सेमी एनुअल कहते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स ऑथोरिटी टू फॉरफिट शेयर्स। कौन सा डॉक्यूमेंट है जो शेयर्स को फॉरफिट करने की ऑथोरिटी प्रोवाइड करता है, तो वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पावर ऑफ अटर्नी हो नहीं सकता, प्रोस्पेक्टस को इनवाइट करने के लिए है, वैसे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, विच अकाउंट शुड अ पर्सन हैव इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर शेयर्स। बिल्कुल सिंपल है, इधर खुद भी सेंस लगा के देख सकते हैं कि कौन सा शेयर्स के रिगार्डिंग अकाउंट है जो नीडेड है। तो करंट अकाउंट तो बिजनेस के लिए नॉर्मली होता है, उसका शेयर्स से लेना देना नहीं है। सेविंग अकाउंट कॉमन मैन के लिए होता है, सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो भी नहीं है। और शेयर्स को अप्लाई करने के लिए एक ही अकाउंट होता है विच इज डीमैट अकाउंट। इसका फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट। क्या है जो शेयर एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट के प्रोसेस में इंक्लूडेड नहीं होता है। देखिए ऑप्शन है, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, ये नहीं होगा क्योंकि ये इसकी कंप्लीट होती है तभी शेयर्स आएंगे। जैसे शेयर एप्लीकेशन, अगर शेयर एप्लीकेशन ही नहीं मिलेगी तो आगे प्रोसेस कैसे बढ़ेगा, तो ये भी इसका वैलिड आंसर नहीं है। क्लासिफिकेशन भी नहीं होगा कि जिसने प्रॉपर एप्लीकेशंस भरे हैं उन्हें क्लासीफाई करना ही पड़ेगा, फिर आगे प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाएगा, तो ये भी कोई वैलिड रीज़न नहीं है। ये तीनों जो है प्रोसेस के पार्ट हैं। ये लास्ट एंड ओनली ऑप्शन एंड द आंसर इज सरेंडर ऑफ शेयर्स। शेयर्स सरेंडर करना मतलब शेयर्स छोड़ना। जब किसी बंदे के पास शेयर्स आएंगे तभी वो सरेंडर कर पाएगा। तो ये जो है शेयर एप्लीकेशन के प्रोसेस से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसका आंसर हो जाएगा सरेंडर ऑफ शेयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इफ द एप्लीकेंट पेज द अमाउंट रिक्वेस्टेड बाय द कंपनी इन द अप्रूवल लेटर, दिस अमाउंट पेड इज कॉल्ड। कि जो एप्लीकेंट है वो पे करता है अमाउंट को जो कंपनी ने रिक्वेस्ट की है, अप्रूवल लेटर में जो रिक्वेस्ट की है कंपनी ने, तो अमाउंट वो पे कर देता है, और जो अमाउंट पे करता है उससे कहा क्या जाता है, उसे कहा जाता है कंसीडरेशन। कहा जाता है कंसीडरेशन। ठीक है, टैक्सेस हो नहीं सकता, कंपेंसेशन पॉसिबल ही नहीं है, फीस तो उसे कहा ही नहीं जाता है। तो ऑप्शन विच इज वन एंड ओनली कंसीडरेशन, ऑप्शन ए। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, by what means are the applicants informed about the shares allotment। तो शेयर्स उन्हें अलॉट हुए हैं वो किस माध्यम से बताए जाते हैं, फैक्स, टेलीफोन, न्यूज़पेपर या एसएमएस। तो फैक्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है,
एक का फैक्स नंबर निकालना करना, विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो उसे यूज़ नहीं कर सकते। टेलीफोन तो वो पर्सन कभी अवेलेबल हो ना हो, चेंजेस हो, तो टेलीफोन हो नहीं सकता। न्यूज़पेपर के थ्रू वो पब्लिक में ये पूरा जाहिर नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं होगा। वन एंड ओनली इज SMS, ताकि शेयर होल्डर को पता भी चल जाए, और अगर वो इमीडिएटली ना देख पाए, बाद में भी अगर SMS यूज करें तो उनके पास इंफॉर्मेशन सही पड़ी हो। तो इसका आंसर वन एंड ओनली हो जाएगा SMS। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट्स। कि मिनिमम टाइम जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे करने का मिनिमम टाइम कितना है, तो वो है 30 डेज। जैसे मैंने चैप्टर में पढ़ा है वो है 30 डेज। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे बी लिखा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर गिविंग एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर फॉर हाउ मेनी डेज कैन अ कंपनी एक्सेप्ट शेयर एप्लीकेशंस। कि हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दी हमारे शेयर्स के रिगार्डिंग, तो जो पब्लिक एप्लीकेशंस फॉर्म करेगी, तो वो कितने दिनों तक कंपनी जो है वो एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर सकती है, कि कॉमन पब्लिक कितने दिनों के अंदर वो एप्लीकेशन कंपनी को दे सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 to 5 डेज। 3 से 5 दिन के अंदर कॉमन पब्लिक उन्हें एप्लीकेशन दे सकती है और कंपनी उनकी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर सकती है और आगे का प्रोसेस कर सकती है। जिनके एप्लीकेशंस इस ड्यूरेशन के बीच में आ गए, उन्हीं की प्रोसेस फिर आगे की जाती है कंटिन्यू। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मिनिमम परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू हैज टू बी कॉल्ड विद शेयर एप्लीकेशन। कि मिनिमम परसेंटेज शेयर एप्लीकेशन के साथ फेस वैल्यू का कितना मिनिमम परसेंटेज जो है वो कंपनी मांग सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5%। मिनिमम 5% जो है शेयर होल्डर्स को पे करना ही होता है फेस वैल्यू का एप्लीकेशन देते वक्त, ताकि जैसे बुकिंग होती है वैसे उनके शेयर्स की बुकिंग हो जाए 5% पे करने के। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, within how much period a shareholder can make application to cancel irregular allotment of shares after statutory meeting। कि कितने टाइम पीरियड के बाद जो शेयर होल्डर है एप्लीकेशंस दे सकता है कैंसिल करने के लिए इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। स्टैट्यूटरी मीटिंग के बाद अगर इरेगुलर अलॉटमेंट हुआ है शेयर्स का, तो शेयर होल्डर कितने टाइम पीरियड के बाद जो है उसके लिए अप्लाई कर सकता है। जिसका आंसर हो जाएगा 2 मंथ्स। की मीटिंग 2 मंथ्स के बाद 2 मंथ्स तक कंपनी पूरा सेटल करती है, सब करती है, और उसके बाद 2 महीने के बाद जो है शेयर होल्डर जो है वो अप्लाई कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच इंटरमीडिएरी इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर पब्लिक इशू। कि कौन सा इंटरमीडिएरी अंदर का इंसान मिडल मैन जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स के लिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। कैसे मैं बताता हूँ कि ब्रोकर्स के थ्रू ही शेयर्स जो है पब्लिक को मिलेंगे, ठीक है, जो रिलीज ऑफ होगी, तो ये तो ऑप्शन हो ही गया। शेड्यूल बैंक, तो जिस बैंक के अंदर उनके अकाउंट होंगे उसी में वहाँ से ही जो है वो शेयर्स डेबिट होंगे, अकाउंट क्रेडिट होगा, अमाउंट क्रेडिट होगा, तो बैंक के थ्रू तो मीडियली रहना ही पड़ेगा। लीड मैनेजर, ये सब मैनेजर ही है, वो सब देखेगा कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है, कैसे सब काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इन तीनों का ही रोल जो है तीनों ही जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पब्लिक इशू के वक्त शेयर्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अप्रूव्ड होने के बाद विदिन हाउ मेनी डेज डिविडेंड शुड बी पेड टू शेयर होल्डर। शेयर्स अप्रूव होने के बाद कितने दिनों के बाद जो है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल जाना चाहिए। अगर उन्हें किसी पर्सन को शेयर्स क्रेडिट हुए हैं तो कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद उनको जो है वो डिविडेंड मिल जाना चाहिए अकॉर्डिंगली। तो ऑप्शन है 15 दिन, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 30 डेज। जिसका आंसर हो जाएगा 2 मंथ्स। 2 महीने के बाद जो है शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 मंथ्स। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा एसपीसीसी का चैप्टर 1 के एमसीक्यूज। वो एमसीक्यूज जो टेक्स्ट बुक में है वो भी स्टार्टिंग में कवर हो गए, और जो नहीं है एडिशनल है इम्पॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में कवर की है। तो इससे आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एडिशनल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, ये देखिए हमने सब कवर किया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके आगे हम पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक की चीज़ें भी कवर करेंगे, एडिशनल चीज़ें भी कवर करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बोर्ड्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।
अगर आपको कोई भी डाउट लगे, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, तो आप मुझे फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। टिल देन, गुड बाय, हैव अ गुड डे।